आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। भाषा के सामान्य अध्ययन से उसके विभिन्न रूप हमारी दृष्टि में आते हैं। भाषा की इस अनेक रूपता के विभिन्न आधार हैं, यथा प्रयोग या व्यवहार, साधुता, असाधुता, प्रचलन, निर्मित इत्यादि अनेक आधार हैं। इन विभिन्न आधारों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, इतिहास के आधार पर भेद। एक ही भाषा के संपूर्ण इतिहास को देखने से यह विदित हो जाता है कि विभिन्न कालों में उसके विभिन्न रूप विद्यमान रहे हैं। जैसे सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत, उसके बाद संस्कृत, फिर पाली, तत्पश्चात प्राकृत और उससे अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इस प्रकार वैदिकी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं तक के भेदों का आधार ऐतिहासिक है। नंबर 2, भूगोल के आधार पर भेद। भूगोल के आधार पर भी भाषा भेद हो जाता है। भूगोल के आधार पर भेदों के प्राय 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक प्रांत के आधार पर, यथा बंगला, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, उड़िया आदि आदि। क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर भाषा भेद। भाषा, विभाषा, उपभाषा या उपबोली, स्थानीय बोली आदि आदि। प्रयोग या व्यवहार के आधार पर भाषा भेद। प्रयोक्ता कौन है, इस आधार पर भी भाषा के अनेक रूप होते हैं। जैसे जातीय भाषा, व्यवसाय विशेष के लोगों में प्रयुक्त व्यावसायिक भाषा, राजकीय कार्यों के लिए स्वीकृत भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषा, साहित्य विशेष में प्रयुक्त साहित्यिक भाषा, शिष्ट जन में प्रयुक्त शिष्ट भाषा, जन साधारण में प्रयुक्त सामान्य भाषा, गुप्त कार्य के लिए प्रयुक्त गुप्त भाषा, राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त राजनीतिक भाषा इत्यादि इत्यादि। नंबर 4, साधुता, असाधुता के आधार पर भेद। साधु यानी शुद्ध भाषा, असाधु यानी अशुद्ध भाषा, परिनिष्ठित या स्तरीय भाषा, स्टैंडर्ड भाषा, आदर्श भाषा या टकसाली भाषा आदि आदि। प्रचलन के आधार पर, इस आधार पर 2 भेद मिलते हैं। एक जीवित भाषा, दूसरी मृत भाषा। निर्मित के आधार पर भाषा भेद, जिस भाषा का निर्माण परंपरा के द्वारा अनजाने से ही हुआ है और जो सहज ही सीख ली जाती है, उसे स्वाभाविक भाषा। तथा इसके विपरीत जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है, वह भाषा उपयुक्त विवेचन के पश्चात अब हम चर्चा करेंगे भाषा के प्रमुख रूपों की। तो देखिए, नंबर 1, मूल भाषा। आज तक जितनी भी भाषा प्रकाश में आई हैं, उनके मूल में कोई न कोई एक भाषा रही होगी। कुछ अंशों तक
यह मूल भाषा काल्पनिक है। अब तक उस सर्वसम्मत किसी एक भाषा का यानी मूल भाषा का ज्ञान नहीं है, किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर 9-10 मूल भाषाओं को स्वीकारा या मान्यता दी गई है। यथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा है बहुरूपीय भाषा, अर्थात मूल बहुरूपीय भाषा से हिंद ईरानी भाषाएं, वेदिकी से संस्कृत, पाली से प्राकृत से अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। यानी कहने का तात्पर्य है इस तरह से हैं, आगे से आगे भाषाएं निकली हैं। तात्पर्य यह है कि आज तक जितने भी भाषा परिवार प्रकाश में आए हैं उन सब की आदि भाषा मूल भाषा कहलाती है। नंबर 2, भाषा। विश्व में कई हजार भाषाएं हैं। वस्तुतः उन्हें सापेक्षिक दृष्टि से ही भाषा कहा जाता है। कुछ औसत जनसंख्या, कुछ औसत भूभाग, बोलने वालों की कुछ औसत श्रेणी का महत्व, साहित्य की श्रेष्ठता और राजनीतिक उच्च स्थिति इत्यादि कारणों से भाषाएं भाषा कहलाती हैं। विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से या किसी एक कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा यह बोली ही बनी रहती है। नंबर 3, बोली, विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। इसे बोली भी सापेक्षिक दृष्टि से ही कहा जाता है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। भाषा का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण उस एक ही भाषा के अनेक रूप होते हैं या हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व एवं पश्चिम उपक्षेत्र तथा उत्तर एवं दक्षिण उपक्षेत्र वालों में अधिक संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए उनकी भाषाओं में उपक्षेत्रीय विशेषताएं बनी रहती हैं, जिससे वे एक ही भाषा की बोलियां होने के बावजूद उनमें परस्पर भिन्नता मिलती है। परस्पर भिन्न होते हुए भी एक ही भाषा के अधीन होती हैं। जैसे विभिन्न स्वभाव वाली सेविकाएं एक ही रानी की सेवा करती हैं, बोली को ही विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहा जाता है। भाषा और बोली का तुलनात्मक विवेचन। नंबर 1, भाषा अंगी एवं बोलियां उसके अंग हैं। नंबर 2, भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 3, किसी भी भाषा की विभिन्न बोली परस्पर भिन्न होते हुए भी बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होती। प्रायः साहित्य रचना भाषा में तथा बोलचाल में बोली का प्रयोग होता है। भाषा के ही विभिन्न क्षेत्रीय रूप बोलियां कहलाने लग जाते हैं। उपबोली, बोली की अपेक्षा और भी सीमित क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र के व्यवहार में प्रचलित होने वाली या बोलचाल की भाषा उपबोली कहलाती है। जिस प्रकार एक भाषा में कई बोलियां, वैसे ही एक बोली में कई उपबोलियां होती हैं। परिनिष्ठित या परिष्कृत भाषा, इसे स्तरीय भाषा, स्टैंडर्ड भाषा, आदर्श भाषा, टकसाली भाषा भी कहते हैं। यह भाषा का आदर्श रूप होता है। साहित्यिक रचनाएं
इसी में होती हैं। शासन, शिक्षा एवं शिक्षित वर्ग में इसी भाषा का प्रयोग होता है। यह अपने आसपास की सभी बोलियों पर एक प्रकार से छा जाती है। इसके मौखिक एवं लिखित दो रूप होते हैं। मौखिक रूप सहज एवं स्वाभाविक तथा लिखित रूप व्याकरणिक, साहित्यिक एवं कृत्रिम रूप होता है। राष्ट्रभाषा जिस प्रकार परिनिष्ठित या आदर्श भाषा का अपने क्षेत्र की बोलियों में होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रभाषा का संपूर्ण राष्ट्र की बोलियों और भाषाओं में होता है। राष्ट्र की एकता के मद्देनजर सभी राष्ट्रवासी जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा राजकीय कार्यालयों, राजाज्ञाओं, पत्र व्यवहार इत्यादि में जिस भाषा को प्रयुक्त किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। सामान्यतः राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही होती हैं, मगर स्वतंत्रता काल में भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा शासन या अन्य किसी प्रभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। कृत्रिम भाषा यह भाषा स्वभाव सिद्ध भाषा नहीं होती है। जो भाषा किसी भी जनसमूह द्वारा अपने निजी या सीमित व्यवहार के लिए कुछ नियमों के आधार पर बनाई गई हो, उसे कृत्रिम भाषा कहा जाता है। यह कामचलाऊ भाषा होती है। इसमें गंभीर विवेचन, उच्च साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। और अंतिम साहित्यिक भाषा, जिस भाषा में प्रचुर साहित्य रचना होती है, प्रचुर मात्रा में साहित्य रचना होती है, वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। यह भाषा अपने साहित्य के कारण लंबे समय तक अपनी स्थिरता और अस्तित्व को बनाए रखती है। यह व्याकरण सम्मत भाषा होती है तथा शिक्षित लोग प्राय इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा विज्ञान में इसी भाषा के मौखिक यानी जनभाषा एवं लिखित रूपों का विवेचन मिलता है। आज बस इतना ही। थैंक यू।